क्लास 9th पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है और अगर क्लास 9th अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्लास 10th पढ़ने में और ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर हमें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या ही पढ़ोगे। आप जो रेफरेंस बुक हो उस रेफरेंस बुक को अपना बेस मानो। उस रेफरेंस बुक का एक एक वर्ड आपको गहराई में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया जा रहा है कि ये चैप्टर्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके ऊपर स्टार्टिंग से फोकस करोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है आगे जाकर। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी मैं कहती हूँ क्लास 9th में आने के बाद यही है कि आप रेगुलर हो जाएं, आप कंसिस्टेंट हो जाएं। 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो क्लास 9th के अंदर, आप बेटा 100% क्लास 10th के अंदर है ना केमिस्ट्री में टॉप करेंगे। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बच्चों को डरावना भी लग सकता है कि बहुत ज्यादा थियरी है, बहुत सारा सिलेबस है, मैम याद कैसे करें, या फिर कुछ बच्चों के लिए स्ट्रेंथ भी बन सकता है, उनको आसान भी लग सकता है। आपकी जितने भी क्लासेस होती हैं लाइव अटेंड करने की कोशिश करो और लाइव नहीं ले पाते हो तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। डीएचए के हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे तो उसी टाइम उसका वीडियो सॉल्यूशन देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th जो है क्लास 10th का बेस होता है। क्लास 9th जो है क्लास 10th की तैयारी होती है। क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को जिसने अच्छे से समझ लिया उसके लिए क्लास 10th बहुत इजी हो जाता है। अब बात यह है क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को कैसे हम आसान बनाएं। तो आज हम वही प्लानिंग लेकर आए हैं क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं भाई, तो मैं आपको फिजिक्स की डिटेल ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा, फिजिक्स की बातें ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आज हम वही बातें करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो शुरू होता है ना वो क्या है कि कृपया कर आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया, मान लीजिए शुरुआत हो गई। हमें पता तो होना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले भाई, हमें जानकारी तो होना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हमें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग है ना, सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लो। अगर सिलेबस नहीं समझे और डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा होता है बेटा। कुछ चैप्टर काफी लेंथी हो गए तो उन्हें ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, कुछ चैप्टर छोटे हो गए तो उन्हें कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपने 2 चैप्टर को 3-3 दिन दे दिए, अब एक चैप्टर तो 4 दिन में होना और एक चैप्टर तो 1 दिन में होना था, लेकिन आपने तो 3-3 दिन डिवाइड कर दी थी ना, तो प्लानिंग में गड़बड़ हो गई थी ना। तो पहले सिलेबस को समझो और सिलेबस को समझ लिया ना, आपका आधे से ज्यादा काम वही हो जाता है। क्योंकि मैं क्लास 9 की बात कर रहा हूं तो क्लास 9 में हम सबसे पहले मेजरमेंट करना सीखते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करते हैं, कुछ वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन के बारे में सीखते हैं। अभी आज जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोशन। अब हम मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन भी क्लास 9 का पार्ट है, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी क्लास 9 का पार्ट है, ठीक है। अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी क्लास 9 का पार्ट है, हीट एंड एनर्जी ये भी क्लास 9 का पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 9 का पार्ट है, साउंड के बारे में पढ़ना ये भी क्लास 9 का पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी क्लास 9 का पार्ट है, मैग्नेटिज्म ये भी क्लास 9 का पार्ट है। मैं आपको बताऊं, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट बड़ा है, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन ये इजी है लेकिन हाँ लेंथी है। लॉज ऑफ मोशन इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। प्रेशर इन फ्लूइड्स हाँ ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आर्किमिडीज बेसिकली दोनों चैप्टर को अगर कंबाइन कर दो तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट तो करते ही है ना, लेकिन ये इतने बड़े चैप्टर नहीं है। हीट एंड एनर्जी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों आपके लिए बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ती है। आप देखना, हम प्लानर बनाते हैं ना तो किसी चैप्टर को हमने 10 लेक्चर दिए होते हैं, किसी चैप्टर को हमने 2 लेक्चर भी दिए होते हैं, डिपेंड करता है चैप्टर कैसा है बेटा। ये आपका क्लास 9 का पूरा सिलेबस था, क्लास 9 का पूरा सिलेबस था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्लास 9 की स्ट्रेटजी में क्या क्या प्लानिंग में पार्ट होना चाहिए, हमारी प्लानिंग का क्या क्या पार्ट होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स और मटेरियल हैं जिनकी हमें जरूरत होगी। सबसे पहला टूल्स और मटेरियल क्या है, आईसीएसई की फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स। आपके पास जो बुक हो व्हाटएवर आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, क्लास 9 के लिए पीडब्ल्यू ने एक बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया हुआ, हम लोगों ने मिलकर, इवन मेरा नाम तो नहीं लिखा इस पर, लेकिन हाँ पीडब्ल्यू का नाम लिखा मतलब मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू ने एक बहुत प्यारा मॉड्यूल बनाया हुआ है क्लास 9 का, आप उसे भी ले सकते हो। या फिर आपके पास जो रेफरेंस बुक हो, डिफरेंट टाइप की बुक चलती हैं आपको पता ही है, आप जो रेफरेंस बुक हो उस रेफरेंस बुक को अपना बेस मानो। उस रेफरेंस बुक का एक एक वर्ड आपको गहराई में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ना एक बुक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, क्योंकि आईसीएसई भाई हवाओं में नहीं चलता, आईसीएसई चलता है क्वेश्चन की क्वालिटी पर। आपको पता है ना ये 2025 में फिजिक्स का पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि अब जब आप आओ नेक्स्ट क्लास में तो आपको इजी लगे। दूसरी बात है क्लास नोट्स।
क्या होता है, बुकिश लैंग्वेज, बुक की जो भाषा होती है ना, उस भाषा को समझने में हमारा आधा दिमाग खराब हो जाता है। तो क्लास नोट्स में जो भी आपका मैटर होता है, जैसे मैं अपने क्लास नोट बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, है ना, ये सारी चीजें जब मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें जब उन्हें प्रोवाइड करता हूँ, तो वो उनके लिए काफी ईजी हो जाते हैं। ठीक है, पता है बच्चों, बुक्स तो मिल गई हैं, नोट्स भी मिल गए, अब उन बुक्स को पढ़ने के लिए, अब उन बुक्स को समझाने के लिए आपको चाहिए कोई ना कोई रेफरेंस। आप आपने वैसे रेडियंट बैच ले रखा होगा, है ना, रेडियंट क्लास 9 का बैच ले रखा होगा, और भाई या फिर यूट्यूब का सोर्स या फिर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, क्लास 9th की आईसीएससी में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लास 9 की आईसीएससी कोई हलवा नहीं है। क्लास 9th आईसीएससी फिजिक्स क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स के बराबर होती है, कोई हलवा नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना, आपको नोट्स चाहिए, आपको एक प्रॉपर बुक चाहिए, है ना, आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर बुक चाहिए, और उस बुक्स को समझने के लिए, उस नोट्स को समझने के लिए आपको कम से कम एक लेक्चर तो होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो, उसी तरह से हम रेडियंट में पढ़ते हैं, वहां पर आपको ढेर सारी बातें समझाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें चीजें समझ आ जाए, हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है मेरे बच्चे। मैंने क्या कहा, आईसीएससी में क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना क्वेश्चन के हवा हवाई बातें यहाँ पर नहीं होती हैं। क्वेश्चन हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ हम फेमिलियर हो जाए। क्वेश्चन कैसा आता है समझना सबसे मुश्किल है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आधा आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, मतलब आपने दिमाग में पिक्चर बना ली है और इस पिक्चर को प्रैक्टिकल उतारना है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक नोटबुक जिसमें सारे फॉर्मूला और डेफिनेशन। आप नोट जो बनाते हो ना, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में चीजें ज्यादा आसानी से याद होती हैं। तो हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो आपके लिए ज्यादा मजेदार रह सकता है। हैंड रिटन नोट से क्या होगा कि आपको अपनी लिखी हुई चीजें ज्यादा आसानी से याद होंगी। वैसे मैं तो मेरे बच्चों के लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अच्छी तरह से चीजों को समझने के लिए कुछ टिप्स। पहले कि भाई कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो जीवन का कोई न्यूमेरिकल, जीवन का कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ये बात केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो जो आप पढ़ते हो उन सभी के लिए है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 4 5 क्वेश्चन टीचर कराता है, बाकी 20 30 50 क्वेश्चन आपको करना है। डाउट है, डाउट पूछिए आपको। ठीक है, उसके बाद डायग्राम्स, जहां रिक्वायर्ड डायग्राम हो वहां रिक्वायर्ड डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड डायग्राम, फॉर्मूला शीट। भाई मैं तो ऐसा करता हूं, और मैं क्या, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला शीट को अपने घर की दीवारों पर या फिर कहीं पर आप ऐसा स्पॉट बना लीजिए जहां से आप बार बार निकले। एक फॉर्मूला शीट होती है, अक्सर बच्चे बनाते हैं, नहीं बनाते हो तो बनाइए, है ना। मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड किए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, बच्चे उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट बनाइए। फॉर्मूला शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब देखो, अपने आप को वीकली टेस्ट में डालिए, अपने आप को या फिर डेली टेस्ट में डालिए, अपने आप को हर 10 दिन में टेस्ट करिए कि भाई तुम कहां थे और कहां आ गए। अगर तुम पहले 2 घंटा पढ़ते थे तो अब 2 घंटा 15 मिनट, अपने टाइम को 15 मिनट तो बढ़ाना ही है ना, 15 मिनट तो बढ़ाना ही है। अब हर संडे जो पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा हफ्ता 5 दिन 6 दिन तुमने जो पढ़ा है ना, बस 5 दिन 6 दिन का पढ़ा हुआ हर संडे तुम्हें रिवाइज करना है। मेरे बच्चे, ये जो टिप्स है ना, ये जो टिप्स है ना, मैंने 2 मिनट के अंदर निपटा दिए हैं, लेकिन ये सारे टिप्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये सारे टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये संडे को रिवाइज करने वाला, अपने आप को टेस्ट करने वाला, फॉर्मूला शीट बनाने वाला, है ना, डायग्राम्स, टॉपिक, लाइट एक्सेट्रा बनाने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन पर ध्यान देंगे ना तो आप बिलीव करो, इजीली 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 आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो भाई ये सेशन मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने क्लास 9th की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्ट्रैटेजी की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो आप सभी को पता है भाई, कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। ये चीज आपने अपने बड़ों से, पेरेंट्स से, टीचर से सुना होगा कि भाई रोज का काम रोज करना है। तो सबसे पहली बात तो यही ही है। आपको मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पढ़ते कैसे हैं। 8th से जब आप 9th के अंदर आते हो तो थोड़ा सा सिलेबस का गैप आ जाता है। 9th में 8th के अंदर बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं, 2 2 3 3 4 4 पेजेस के ही चैप्टर होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। चीजें याद भी करके अगर आप चले जाते हैं तो आपका काम बन जाता है, पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं। पर अब जब आप 9th क्लास के अंदर है तो आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको रोज का काम रोज करना पड़ेगा। दैट इज
दैट इज यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। इस चीज को बेटा सभी बच्चे अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे लिखेंगे, है ना, कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको रोज का काम रोज करना है, यानी कि लेक्चर जो भी बेटा जी आपके लेक्चर लिए जाएंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको उसी सेम दिन पर लेक्चर को अटेंड करना है, लेक्चर को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। देखिए सेकंड टॉपिक हमारे पास है भाई यहाँ पर मेक नोट्स। आपको नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं और खुद के बनाने हैं। आपको पता है अगर आप बैच में एनरोल्ड हो, अगर आप रेडियंट बैच के अंदर हो, तो आपको पता है टीचर के नोट्स आपको मिलते हैं, इवन हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, पर हमेशा टीचर आपको यही बोलेंगे कि बेटा आपने लेक्चर के दौरान जो भी पढ़ाई करी, आपको उसके नोट्स खुद से बनाने हैं, अपनी हैंड राइटिंग में बनाने हैं। क्योंकि जब आप अपनी हैंड राइटिंग में किसी भी चीज को लिखते हैं, है ना, तो उस टाइम पर होता क्या है, आप उस चीज को लिख रहे हो तो आपके दिमाग में वो ज्यादा टाइम के लिए रिटेन्ड रहता है, आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही होती है उस टाइम पर, आप समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, उसको सुन भी रहे हो, तो उस वजह से आपके दिमाग में ज्यादा देर तक वो रिटेन्ड रहता है। इसी वजह से खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स वाली चीज के ऊपर अगर मैं आती हूँ तो सबसे पहले आपको बेटा जी डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर जो डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। अब जब भी आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, रिवाइज वाली टॉपिक के ऊपर भी अभी मैं थोड़ी देर में आने वाली हूँ, तो आप साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है, फैक्चुअल चीजें होती है, कुछ वैल्यूज वगैरह होती है जो आपको डायरेक्टली लर्न करनी होती है, तो उसके फ्लैश कार्ड्स वगैरह आप बना सकते हो, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो उसको, है ना, जो स्टिकी नोट्स आते हैं उनके ऊपर लिख करके और पेस्ट कर सकते हो अपनी खुद की टेक्स्ट बुक के अंदर, या फिर अपनी स्टडी टेबल के जस्ट सामने उसको आप स्टिक करके रख सकते हो, ताकि आप बार बार उन वैल्यूज को देखते रहो और आपको वो वैल्यूज याद हो जाए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, हाईलाइटर वगैरह यूज करके आप अच्छे अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में चीजें रिटेन रहेंगी। देन उसके बाद आती है भाई, हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करा, हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है। अब आपको पता है बैचेस के अंदर, है ना, आफ्टर एवरी क्लास आपको होमवर्क दिया जाता है, डीपीपीडीएच दी जाती है, तो वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास के अंदर सीखे उनको कैसे लगाना है, टीचर भी आपको सिखाते हैं। तो जो टीचर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर बेटा आपको जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है उसको लगा करके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एट द एंड। तो भाई कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपको फोकस करना है क्लास 9th से ही, जो कि आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर हमारे पास आता है रिवीजन। मैं पहली चीज यहाँ पर बोल रही हूँ कंसिस्टेंसी इज द की, दूसरी चीज मैं लिख रही हूँ रिवीजन इज द की। यस, रिवीजन बार बार रिपीटेड रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दो बार नहीं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप रिवाइज कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 टाइप की रिवीजन हमेशा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सेम डे रिवीजन। जो चीज आपको जिस दिन पढ़ाई गई है उसी दिन आपको सोने से पहले पहले रिवाइज करनी है। सेकेंड चीज है वीक में एक दिन बेटा जी फिक्स कर लो जिस दिन आप, है ना, क्या करेंगे, पूरे वीक में जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करेंगे। जैसे कि संडे का दिन अगर हम फिक्स कर ले तो संडे के दिन पूरे वीक में जो भी आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ाई करी है उस सारे के सारी चीजों को आप संडे के दिन दोबारा से रिवाइज करेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ रिवीजन आपकी अपने आप हो जाती है जब भी स्कूल में टेस्ट होंगे या पीडब्ल्यू आपका टेस्ट लेगा, तो थर्ड टाइम रिवीजन आपकी तब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बस 2 तरीके की रिवीजन पे फोकस करना है। तीसरी चीज टेस्ट जो होंगे वो अपने आप रिवीजन करा लेंगे। अब यहाँ पर 5th पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगी, टेस्ट। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो कई बार लगता है यार ना भी देंगे टेस्ट तो हमारा क्या जा रहा है। बेटा बहुत कुछ जा रहा है। आपको टेस्ट अगर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से वाले कॉन्सेप्ट के अंदर वीक है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। क्लास में सुना था तो समझ में तो आ रहा था, पर उसका एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आया। ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट देने के बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उस टेस्ट का एनालिसिस करना, एनालाइज करना टेस्ट को, ठीक है, कि किस तरीके से वो जो टेस्ट के अंदर तुमने जो भी गलतियां करी है, क्या मैंने कैलकुलेशन एरर करा था, या मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, है ना, या मैंने ढंग से रिवाइज नहीं करा, मुझे चीजें भूल गई, ये क्या दिक्कत थी तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम थी जो नंबर कटे तुम्हारे। तो वो एनालिसिस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो क्लास 9th के अंदर, आप बेटा 100% क्लास 10th के अंदर, है ना, केमिस्ट्री में टॉप करेंगे। आपको ये चीजें फॉलो करनी है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद आता है कि मैम थोड़ा सा सिलेबस का भी ओवरव्यू हमें दे दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, स्किप आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते हो। जो भी आपका एग्जाम आएगा, आपको पता है थ्योरी का पेपर 80 मार्क का पेपर होता है, आपका 80 नंबर का पेपर होता है, प्लस में 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि प्रैक्टिकल वर्क है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से आपको अपने हर एक थ्योरी वाली बुक के पीछे लास्ट चैप्टर भी मिल जाता है, तो वहां से पूछा जाता है, ठीक है। 2 आवर का आपका 80 मार्क का पेपर होता है, तो उसकी तैयारी हमको करनी होती है, ठीक है। अब इसमें तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, कोई भी चैप्टर हो बेटा, यहाँ से तो क्वेश्चन
80 नंबर के पेपर में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बिना बेटा आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है अगर आपने उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस नहीं किया। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया जा रहा है कि ये चैप्टर्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके ऊपर स्टार्टिंग से फोकस करोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है आगे जाकर, यानी कि 10th में 11th में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जैसे कि हम शुरू भी कर चुके हैं बैचेस के अंदर, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप सिंबल्स एंड एवरीथिंग सीखते हो। ठीक है, कि कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी केमिकल नेम किस तरीके से लिखा जाता है, MgCl2 हमने क्यों लिखा, MgCl क्यों नहीं लिखा, NaCl क्यों लिखा, NaCl2 क्यों नहीं लिखते। तो ये सारे रूल्स है ना, कि किस तरीके से बैलेंसी होती है, क्या सारी चीजें होती है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसके ऊपर मार्क भी कर दूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क हमने कर दिया है। सेकंड है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। यहाँ पर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कितने तरीके की हमारी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं और क्या क्या चीजें हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या चीजें बताती है, क्या हमें कुछ क्या चीजें हमें पता चलती हैं, रिप्रेजेंटेशन वगैरह, फिजिकल स्टेट और जो जो हम एरोज वगैरह लगाते हैं वो सारी चीजें हम इसके बारे इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। देन हमारे पास आता है वाटर चैप्टर। वाटर के अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी की सारी पढ़ते हैं, उनकी प्रिपरेशन एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। मैं कहूंगी दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैप्टर आपको आना चाहिए, आपको फोकस करना है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, फोर्थ चैप्टर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सारे के सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे जाकर और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें फोर्थ चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, आपको आगे 10th में भी इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो आपको स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल। अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम सारी की सारी पुरानी जो टेबल हमारे पास है, यानी कि अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी होते हैं वो सब यहीं पर ही पढ़ लेते हैं 9th के अंदर ही, और कुछ बेसिक ट्रेंड्स भी हम पढ़ लेते हैं जिसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th के अंदर, ज्यादा डिटेल में इसको जाते हैं। तो 10th में अगर आपको पहला चैप्टर ही पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए 9th वाला तो आना चाहिए। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हमारे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। देन स्टडी ऑफ गैस लॉज। दिस चैप्टर इज अगेन इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर जो भी लॉज वगैरह गैसेस के बारे में आप पढ़ोगे वो सारी चीजें आपको आगे चल के 10th के अंदर काम आएंगी, 11th में आपको फिर से काम आने वाली है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इजी सा चैप्टर है। इसके अंदर जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं तो मैं कुछ स्पेसिफिक नोट्स आपको जो दूंगी, आपको बस वही चीजें याद करनी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। हम आसपास देखते हैं हमारे किस तरीके से इसका बैड इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया 80 मार्क। ठीक है, 8th नंबर तक के जितने भी टॉपिक्स हैं ये तो 80 मार्क के अंदर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल वर्क ये आपका 20 मार्क के अंदर आता है। ठीक है, जिसको मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगी, इसको छोड़ने नहीं वाली हूँ, हर एक चीज आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज कवर कराई जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बच्चों को डरावना भी लग सकता है कि बहुत ज्यादा थियरी है, बहुत सारा सिलेबस है, मैम याद कैसे करें, या फिर कुछ बच्चों के लिए स्ट्रेंथ भी बन सकता है, उनको आसान भी लग सकता है। देखो बेटा, हर बच्चे को चाहे ये डिफिकल्ट लगे या आसान लगे, आपको सही तरीका पता होना चाहिए इसको पढ़ने का। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हमारे 9th के निंजा का क्या एक रोड मैप रहना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर है डुगू। डुगू तुम्हारी तरह एक क्लास 9th का बच्चा है। ठीक है, अब यहां पर डुगू का सफर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डुगू भी तुम्हारी तरह परेशान है बेटा, वो सोचता रहता है कि कहां जाऊं, कहां से पढ़ूं, क्या करूं। तो डुगू सबसे पहले क्या करेगा, अपने सिलेबस को जानेगा। ये तो आपको हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, चाहे आपका मैथ का हो या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, सिलेबस को पता करो। कितने चैप्टर्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, 22 या 24 चैप्टर्स हैं। अब ये बहुत ज्यादा नंबर है। अब इतने ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स को आप पहले टारगेट करोगे, हो सकता है किसी में 17 हो या 18 हो, उनको आप बाद में करोगे। आपको ईयर को डिवाइड कर करके अपने सिलेबस पर काबू करना है। जैसे कि अभी आपके 2-3 चैप्टर्स आराम से आपको कर लेने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। और अब तो आपकी समर वेकेशंस भी आने वाली हैं, तो समर वेकेशंस में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना। सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करना जितना तुमसे हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलेबस जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से
सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब मैम सिलेबस तो जान लिया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इंडेक्स खोला, सिलेबस जान लिया, अब क्या करें। सिलेबस जानने के बाद अब आपको करनी है उसके लाइव क्लासेस को अटेंड। अब आप आ चुके हो दूसरे स्टेप पर। आपकी जितने भी क्लासेस होती हैं लाइव अटेंड करने की कोशिश करो, और लाइव नहीं ले पाते हो तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। ध्यान रखना, जब आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन लाइव क्लास। लाइव क्लास में आने के बाद आपको कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं जाना है। नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, या जो भी ट्विटर वगैरह जिस पर भी अगर तुम हो, एटलीस्ट लाइव क्लास के टाइम पर आपका फोन वहां नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हो सकता है अपने फोन में आप नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ताकि आपको कोई दोस्त मैसेज कर रहा है या फिर किसी परिवार वाले की तरफ से मैसेज आ गया, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिस्ट्रैक्शन कर सकती हैं। कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई आपको बड़ा ऑफर सा पता चल गया कि यार ये चल रहा है, कोई अपडेट आ गई, तो मेक श्योर कि लाइव क्लासेस के दौरान आप इन चीजों से दूर रहें। उसके बाद जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी, इसके जस्ट बाद आपको करना है डीएचए सॉल्व। डीएचए के हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे, तो उसी टाइम उसका वीडियो सॉल्यूशन देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। लाइव क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, रट्टे मारकर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमेशा रट्टे नहीं मारने हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो वो याद हो जाएगा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बट 1 महीने बाद भूल जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने पढ़ने का तरीका ही बदल दो। जब भी किसी चीज को सुन रहे हो या समझ रहे हो तो कभी रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। अगर मैं बायो की बात करूं तो लाइव क्लासेस में या तो आप साथ साथ नोट बना सकते हो या फिर क्लास के बाद नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि आपने यहाँ पर लाइव क्लासेस अटेंड करी, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन सेल्फ नोट्स। अब ये जो बायो के नोट्स हैं, इस नोट में आपके डायग्राम्स बहुत ही साफ और सुंदर होने चाहिए। नोट्स के अंदर, बायो के नोट्स के अंदर स्पेशली आपके डायग्राम्स और डेफिनेशंस बहुत ही क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि बायोलॉजी में, स्पेशली 9th की बायोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशंस है, और डायग्राम्स के बिना तो बेटा बायो कभी हो ही नहीं सकती है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन में हर तरीके से डायग्राम का यूज होता ही होता है। अगर आप ज्यादा क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, अपनी बुक के आसपास अपने फ्लैश कार्ड्स लिख सकते हो। जितनी आपकी पुरानी बुक होगी, जितना बुक रीड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपने यार सेकंड महारत भी हासिल कर ली है, अगर आप यहां तक भी पहुंच गए हैं तो यू आर डूइंग गुड। बट अब सवाल आता है कि मैम लाइव क्लासेस सब कुछ कर लिया, आपने जो बोला, नोट्स भी देख लिए, और ये अभी तक आपका चल रहा है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बैकलॉग भी नहीं होंगे। अब इसके बाद आपको आना है आपके स्टेप 3 के ऊपर। तीसरा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है वो है रिवीजन। रिवीजन आप एक दिन बाद करो। पहले तो जो आपने चीजें समझी हैं, आपकी चॉइस है। जैसे आज मान लो बायो की क्लास थी, तो रात को उसको सोने से पहले रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको फिर से रिवाइज करो, एंड देन 15 दिन बाद फिर से, तभी उसको आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हमारा दिमाग ही कुछ इस तरीके से काम करता है बेटा कि बार बार चीजों को याद करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। जिस तरीके से पहले समझा था उसी तरीके से बार बार रिकॉल करना पड़ता है, तभी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। तो आपको एक बार रिवीजन नहीं करनी, रिवीजन करनी है रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि एक तुरंत रिवीजन करी, एक थोड़े से दिनों के गैप के बाद, और फिर कुछ अच्छे सारे दिनों के गैप के बाद, यानी कि 15-20 दिन के बाद आप अपने हिसाब से उसको रिवाइज कर सकते हो। ये हर सब्जेक्ट के लिए करना बहुत जरूरी है, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा करना जरूरी है। तो आप रिवीजन करेंगे रेगुलर इंटरवल्स की। एक तो हो गई तुरंत, यानी कि सेम डे, फिर दूसरी आप कर सकते हो 3 to 4 डेज के गैप में, और उसके बाद आप कर सकते हो 15 डेज के गैप में। बस अगर आपने ये कर लिया तो आप टॉपर बन के रहोगे। अब आ जाते हैं इसके बाद, मैम ये भी कर लिया, रिवीजन भी कर ली, आगे क्या करें। अब आपका लास्ट स्टेप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज रीडिंग फ्रॉम बुक्स। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से सिर्फ सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, बट जब आंसर लिखने की बारी होती है ना, तो तुम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आंसर को। तो आंसर को अच्छे से लिखने के लिए बेटा बुक की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक रीडिंग करके ही बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बुक रीड करें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो बुक रीड करके ही करो। नोट्स भी देखो,
और बुक में से भी साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो। जब ये हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, डीएचए की, जो आपको साथ साथ करनी है, एंड आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट तो पूरे सिलेबस का होता है, तो उसमें से आप बार बार क्वेश्चंस जो आपके, जितना आपने सिलेबस रिवाइज कर लिया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इसके अलावा पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी आप एक मॉड्यूल ले सकते हैं। आप पीडब्ल्यू की आईसीएससी की 9th की मॉड्यूल भी ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हर तरीके के दिए हुए हैं। या कोई भी ऐसी बुक या आपकी जो स्कूल वाली बुक है उसके पीछे के क्वेश्चंस भी आप बार बार लगा सकते हो। हालांकि बुक में कम क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रो बनने के लिए, लेजेंड बनने के लिए बेटा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चैप्टर के पीवाईक्यूज कम से कम 30-40 हर चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रो बन सकते हो। सो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, देन डीएचए आप साथ साथ करेंगे, एंड जब आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लो। अगर आप पूरे साल इस चीज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपके बेटा बायो में 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है।